किराया दिया तो हम लोग को यहाँ इलाहाबाद छोड़ा जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देश की बात। पैदल चलते चलते मजदूरों ने रास्ते भी बदले, अब साधन भी बदल गए हैं। अब जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें यही दिख रहा है कि बड़ी संख्या में मजदूर टेम्पो, ट्रक और टैंकर के ऊपर लदे हुए जा रहे हैं। जिनके पास अपना ऑटो है मुंबई में, वो उस छोटे से ऑटो से भी सफर शुरू कर चुका है, और जिनके पास टेम्पो हैं सामान ढोने वाले, उसमें भी परिवारों को लेकर जाने लगे हैं। ट्रकों में किसी भी तरीके से आप भीतर की तस्वीरें देखें जो हमारे संवाददाताओं ने लिए हैं आपके लिए, उनमें ट्रक के भीतर संख्या से कहीं ज्यादा, क्षमता से कहीं ज्यादा मजदूर उन ट्रकों के भीतर सवार हैं, जिनसे हवाई जहाज की बराबर के पैसे लिए गए हैं। 3,000 4,000 रुपए दे देकर ये मजदूर इसमें सवार हैं। हमने पिछले दिनों दिखाया था कि किस तरह से मजदूर साइकिल खरीद रहे हैं, तो अब साइकिलें भी इन ट्रकों पर बांध दी गई हैं, उसका अलग से किराया है, और साइकिलों की भी एक ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। यानी जो साइकिल 3,000 की मिल सकती है वो 5,000 की साइकिल ली जा रही है। ये बताने का मकसद आपको सिर्फ इतना है कि मजदूरों की गाढ़ी कमाई घर पहुंचने से पहले लुट रही है रास्ते में। जो मजदूर अपने गांव में पैसा कमाकर जाता था, रिश्तेदार बच्चों के लिए नए कपड़े लेकर जाता था, आज वो पैसा गंवा कर गांव पहुंच रहा है, खाली हाथ पहुंच रहा है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उधार लेकर खाली हाथ पहुंच रहे लाखों की संख्या में इन मजदूरों के गांव में जाने से वहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ने वाला है। यही नहीं, 8 मई यानी शुक्रवार को 16 मजदूर औरंगाबाद के पास ट्रेन से कटकर मर गए। 11 मई को केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिव को लिखा है कि जो मजदूरों के ये जो दृश्य आ रहे हैं पटरी पर चलते हुए या पैदल चलते हुए, उनकी स्थिति चिंताजनक है। इसलिए इन लोगों को किसी पास के ठिकाने पर ले जाएं, अगर चलते हुए देखें, वहां खिलाएं पिलाएं और समझाएं कि सरकार ने श्रमिक स्पेशल और बसों की व्यवस्था की है। कितना अच्छा पत्र है, देखने से लगता है कि सरकार को सुध आ गई। इतनी दुर्घटनाओं के बाद भी सिर्फ 16 दुर्घटनाएं, 16 लोग ही नहीं मरे हैं। पिछले दिनों भी 5 लोगों के मरने की खबर आई है और आज भी कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं। लेकिन सरकार अब जागी है। वो कह रही है कि अब तक ट्रेनों से, श्रमिक स्पेशल से 5,60,000 से अधिक लोगों को भेजा गया। कितनी बड़ी कामयाबी है साहब। अब आप देखिए कि अकेले सूरत से 4 लाख मजदूर बाहर गए हैं, अकेले सूरत से। मुंबई में ही लाखों की संख्या में मजदूर होंगे, दिल्ली में भी। और वाहवाही के लिए बताई जा रही है कि हमने पिछले 11 दिनों में 5,60,000 मजदूरों को भेजा है। अगर इतनी गति से, तेज गति से भेजे जा रहे हैं मजदूर, तो बताइए कि वो कैसे सब्र करेंगे। उनके खाने का इंतजाम, पैसा, ये फेल हुआ है, तभी तो वो जा रहे हैं। हमारे साथ सोहित मिश्र हैं, रवीश रंजन हैं, जिन्होंने आज मजदूरों को उनकी आर्थिक स्थिति के नजर से देखा है कि वो इन ट्रकों में, जो अब ट्रक और टेम्पो में जा रहे हैं, उनका कितना पैसा उसमें लग रहा है, उनकी कमाई कितनी लुट रही है। सोहित हमारे साथ हैं, जो आपसे मेरे पूछने से पहले कुछ बताना चाहते हैं। सोहित। बिल्कुल, देखिए रवि जी और सभी दर्शकों को भी ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुंबई नासिक रोड पर हम लगातार जा रहे हैं। आज भी हम यही कर रहे थे कि लगातार बता रहे थे कि ट्रकों में जिस तरह से लोग जा रहे हैं, टेम्पो में भरकर लोग जा रहे हैं,
दिन भर के लिए भी हमें जो है कई सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, आप लोगों को बताना पड़ता है कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। यही करते करते हम इसी रास्ते पर आगे गए थे, वहाँ पर एक टेम्पो मिला हमें। टेम्पो वाले रुके हुए थे, टेम्पो की गाड़ी ख़राब हो गई थी, हमारे पास कुछ सामान थे, हमने उन्हें दिया कि आप ये लीजिए रखिए, और फिर बात करने लग गए। तब पता चला कि एक टेम्पो में 19 लोग जा रहे हैं और एक ड्राइवर, कुल मिला के 20 लोग जा रहे हैं। सभी लोग आसपास यहीं पर रहते थे, आसपास के ज़िलों में उत्तर प्रदेश में रहते थे। मोहम्मद जावेद से हमने बात की, ये मोहम्मद जावेद आप नाम याद रखिएगा। मोहम्मद जावेद से हमने बात की, हमने कहा कि मोहम्मद साहब आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मजबूरी है, हम सभी लोगों को लेके जा रहे हैं, हम किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, ये मेरी खुद की टेम्पो है, मैं इसे चला रहा हूँ, मेरी पत्नी मेरा बच्चा मेरे साथ आगे बैठा है और जो हमारे लोग हैं वो हमारे टेम्पो में पीछे बैठे हुए हैं। दिन भर हमने ये दृश्य दिखाया, 19 लोग किस तरह से एक टेम्पो में जा रहे हैं। बहरहाल हमने ये स्टोरी की, हम आगे बढ़े आप लोगों के लिए और खबर लाने के लिए। नासिक तक पहुँचे, नासिक से वापस आ रहे थे। वापस जब आ रहे थे तो मेरे साथ मेरे सहयोगी जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं प्रवीण जिरोहित वो हैं, और साथ ही साथ ईश्वर जी हैं। तो ईश्वर जी ने दाहिने तरफ देखा कि जिस सड़क से हम गए थे वहाँ पर एक टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बाद में पता चला कि यह वही टेम्पो है जिसका हमने सुबह इंटरव्यू किया था। तो अब मैं आपको जिस मोहम्मद जावेद की बात कर रहा था, हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो पता चला है कि जिस मोहम्मद जावेद का हमने कुछ घंटों पहले इंटरव्यू किया था उसकी मौत हो चुकी है। आप सोचिए, आप घर पर बैठ के आप सोचने की कोशिश करें कि उस मोहम्मद जावेद, आप किसी से मिलते हैं, सुबह उनकी परेशानी दिखाने की कोशिश करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपके लिए कुछ अच्छा होगा, और शाम को पता चलता है कि उस व्यक्ति की मौत हो गई है। उसकी जो बीवी है उसकी हाथ टूट गई है, छोटे बच्चे हैं, सर पर चोट लगा है, मजदूर है, उनका पूरा सामान तबाह हो चुका है, कई मजदूरों को चोट लगी हुई है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। हमने कोशिश की, स्थानीय नेताओं से बात की है, अस्पताल में लगातार इलाज चल रहा है। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि केवल सिर्फ टेम्पो जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, पीछे से गाड़ी के कारण जो टक्कर लगी है, क्या वही केवल मोहम्मद जावेद के मौत के लिए जिम्मेदार है? क्या ये हालात जिम्मेदार नहीं है? अभी भी आप देखिए, इतने सारे लोग लगातार चलते हुए जा रहे हैं इस सड़क पर, इनमें से कितनों क्या वाकई पहुंच पाएंगे? इसकी क्या आप कह सकते हैं कि आपको क्या गारंटी है कि इतने लोग पहुंच पाएंगे अपने अपने घर पर? वो मजदूर जिनसे हम सुबह मिले थे, आमतौर पर हम भी जब टीवी पर देखते हैं या सुनते हैं कि 5 लोगों की मौत हो गई, 10 लोगों की मौत हो गई, हम कोशिश करते हैं आपको हर चीज़ दिखाने की। लेकिन आज हुआ ये कि हम खुद जिससे सुबह मिले थे, जिससे बातचीत की थी, उनको कहा था कि आप चिंता मत करिए, आप संभल के जाइएगा। पीछे से एक गाड़ी के साथ दुर्घटना होने के कारण उनकी मौत हो गई है। उनकी बीवी ने, जब हम अस्पताल गए, जब हमें पता चला कि यह हुआ है, अस्पताल गए पता लगाने के कि क्या हालात हैं, बीवी ने रोते हुए पूछा कि मेरे बच्चों के लिए मैं क्या करूं, मेरा हाथ टूट गया है, यहाँ पर हमारे लिए कोई नहीं है। तो क्या इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? आप दर्शक को भी ये सोचना चाहिए कि क्या आपको नहीं लगता कि इसमें प्रशासन की भी फेलियर है? जो 16 लोग कटकर मरे हों, या आज जिस मोहम्मद जावेद जिसकी आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे अभी टीवी स्क्रीन पर, हमने उनसे बात की है, टेम्पो चला रहे हैं, बाजू में बच्चा बैठा हुआ है, उसे भी सर पर चोट लगी है, जो बीवी है उसका हाथ टूट गया है, उसे अस्पताल में लेके जाया जा रहा है इलाज के लिए। पीछे लोग बैठे हैं, गाँव वाले हैं, सभी मजदूर हैं, कोई हैंडलूम में, पावरलूम में काम करता है, कोई टेम्पो चलाता है, कोई ऑटो चलाता है। अब उन लोग क्या करेंगे? अब उनके पास ना ही गाड़ी है, ना ही पैसा है और ना ही सामान है। जी रवि जी, मैं चाहता हूं कि वो इंटरव्यू सुबह मोहम्मद जावेद के साथ जो आपने किया था वो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, फिर मैं उसके बाद अपनी बात भी कहूंगा और आपसे भी पूछूंगा। हम लगातार आपको मुंबई नासिक रोड का हाल बता रहे हैं। पहले लोग सड़कों पर चलकर जा रहे थे, तो अब गाड़ियों में, ट्रकों में लदकर जा रहे हैं, क्योंकि मजदूर परेशान हैं। चलकर भी कितना जाएंगे, 40 डिग्री की तापमान है। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि लोग कितने परेशान हैं और किस तरह से जा रहे हैं, मजबूरी उनकी किस तरह से है। हमारी जो गाड़ी है, हम एक जगह पर रुक गई क्योंकि हमने देखा एक टेम्पो में, आप सोचिए, एक छोटे टेम्पो में 19 लोग, सब गाँव वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, और इनके ही किसी के परिजन की टेम्पो है जिसमें वो जा रहे हैं, और एक टेम्पो में 19 जिसमें छोटे बच्चे, लोग सभी शामिल हैं। आप देखिए कि यहाँ पर क्या सोशल डिस्टेंसिंग या जगह है इन लोगों के पास जाने के लिए। सामान को इस तरह से बांध दिया गया है, ऊपर लकड़ी बांध के उसके रख दिया गया है ताकि कोई परेशानी ना हो और जगह बन सके ताकि ये लोग जा सके। तो इस तरह से सभी चीज़ें बांधी गई हैं ताकि लोग जाएं। आप लोग यहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं?
सर लखनऊ जाएंगे। लखनऊ जाएंगे। तो आप लोग इतनी परेशानी लेकर जा रहे हैं लेकिन रुकने को तैयार नहीं है यहाँ पर, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? सर प्रॉब्लम ये है कि मकान का भाड़ा जो इसका है वो तो मांगेगा, बिजली का बिल मांगेगा, हाँ। खाने को सर कोई इंतजाम नहीं है। हाँ। और जो भी खाना मिलता है तो अगर आप ड्राई फ्रूट दे देते हो तो उसको पकाने के लिए ईंधन चाहिए, किधर से लाएंगे? अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, तो आप लोग सब एक परिवार से हैं या इनसे क्या पैसा है नहीं कि क्या? सर, ये हमारे सब रिलेटिव हैं। हाँ। और सब सरमती से सब लोग बैठे हैं। हाँ। जो भी पैसा हम लोगों के बीच में मतलब डीजल का खर्चा आएगा सर उसी पे अफोर्ड करके चले जाएंगे। ठीक है। आपके हाथ भी मैं देख रहा हूँ पूरा काला पड़ चुका है, क्यों, ऐसा क्या हुआ? ये गाड़ी खराब हो गई थी। हाँ। रात में अपन 11 बजे इधर आए हाँ। तो गाड़ी खराब हो गई, तो इतना इंतजार करना पड़ा। अभी लॉकडाउन की वजह से किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं था। कहाँ से निकले हैं आप? हम भिवंडी से निकले हैं। भिवंडी से निकले, छोटे छोटे बच्चे भी हैं मैं देख रहा हूँ। तो आप देखिए कि हालात क्या हैं। भिवंडी से निकले हैं, गाड़ी खराब हो गई थी तो एक सड़क किनारे रुकाए हैं, गाड़ी को बनाया जा रहा है ताकि आगे जाएं। यहाँ से लखनऊ जाना है, लेकिन आप सोचिए क्या आपने कभी एक टेम्पो में इस तरह से 19 लोगों को देखा होगा? शायद नहीं। क्या अगर आप अंदर के मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, क्या आपको कहीं पर जरा सा भी जगह दिख रहा है? एक व्यक्ति जो है खड़े हैं यहाँ पर लटक के जा रहे हैं, जरा सा भी आपको जगह दिख रहा है? वो आदमी को आप देख लीजिए किस तरह से बैठे हैं। लेकिन यही मजबूरी है इन लोगों की। और इसी तरह से रुक कर रात को 11 बजे गाड़ी खराब हो गई तो यहाँ पर रुके थे, गाड़ी को बनाने का काम जारी है, ऊपर सामान को बांध दिया गया है। तो इसी तरह से रुक कर लोग जा रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। उनका कहना है कि मकान मालिक पैसा मांग रहा है, पैसा है नहीं। सभी गाँव वाले हैं, आपस में मिलकर जो है जाया जा रहा है। और यही हकीकत है कि अलग अलग जगहों पर पहले चलकर जा रहे थे, कुछ पटरियों से जा रहे थे, कुछ ट्रक में लद कर जा रहे हैं। तो टेम्पो में 19 लोग भरकर एक परिवार के, एक गांव के लोग इसी तरह से चलते हुए जाने को तैयार हैं। वो रुक नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनके पास कोई पैसा नहीं है। मुंबई नासिक रोड से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। किसी को भी यही पता होता है जब एक रिपोर्टर इंटरव्यू करता है, अब वो चलता है तो उसे लगता है कि कम से कम इसकी मदद हो जाएगी। सपने में भी उसके ये ख्याल नहीं आते कि कोई गाड़ी आएगी और टक्कर मार जाएगी और वही ऑटो जिसमें पूरा एक भरा परा परिवार जा रहा है, उसको गाड़ी चलाने वाला जावेद बचा नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान कहा कि वो चाहते थे कि जो जहां है वहीं रहे। ये मानव स्वभाव है, क्या कर सकते हैं, लोगों को जाने का मन करता है। ये मानव स्वभाव नहीं है। मानव स्वभाव के खिलाफ ये मुंबई गए थे, वहाँ के हालात में वहाँ पर मजदूरी कर रहे थे। ये व्यवस्था का स्वभाव है, उसकी लापरवाहियों का स्वभाव है, उसकी निर्दयता का स्वभाव है, उसकी क्रूरता का स्वभाव है कि 40-45 दिनों में उसके आने जाने के रास्तों का इंतजाम जब आप नहीं कर पाते हैं तो वो मजबूर होता है। वो मजबूर होता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि फिर वो निकलता है अपने घरों में। ये मानव स्वभाव के कारण जावेद या किसी गूंड की मौत नहीं हुई, जो 16 लोग मारे गए, और जो राजगढ़ में भी दुर्घटना हो गई थी, उनकी मौत मानव स्वभाव के कारण नहीं हुई कि गांव जाना है, छुट्टी हुई है। ये गांव जाने के लिए गांव नहीं जा रहे हैं, कोई भी इस तरह से गांव नहीं जाना चाहता है। लेकिन व्यवस्थाओं ने फेल किया। 11 मई आ गया, तब जाकर आप चिट्ठी लिख रहे हैं कि इनको खिलाइए पिलाइए, किसी शेल्टर में रखिए। अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, आप चिट्ठी लिख दे रहे हैं, कहां से शेल्टर बनेगा? जिन राज्यों में मजदूर हैं वहीं पर पर्याप्त व्यवस्था का हम कोई इंतजाम नहीं कर सके। मेडिकल के मोर्चे पर देखिए तो फेलियर ही फेलियर की लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। जब आप वो नहीं किए, कोई दूसरा तीसरा काम तो बचा नहीं था इस दौरान। और उसके बाद भी आपके पास एक ही काम बचा था कि मजदूरों को आप खिलाएं, जिनके पास खाना नहीं है उनको आप खिलाएं, उनको आश्वस्त करें। स्टूडेंट से लेकर हर कोई किराए से परेशान था, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो सकी इनके लिए, कोई पैकेज नहीं आया। इंग्लैंड में जाइए, आपके बहुत सारे भारतीय लोग वहां पर रेस्तरां चलाते हैं, उनके सारे कर्मचारियों की तनख्वाह सरकार दे रही है, 80-80% तनख्वाह दे रही है। लेकिन यहां सबको सबके हाल पर छोड़ दिया गया। उसकी मजबूरी इन रास्तों पर लेकर आई है, उसका मानव स्वभाव लेकर नहीं आया है। ये सुनने में ये बात लगता है कि ये मानव स्वभाव की तरह गए हैं, पर आप सोचिए इन सवालों को कि कोई फेल हुआ है अपनी जिम्मेदारी में और वो अपनी नाकामी को स्वीकार करने के बजाय मानव स्वभाव को बता रहा है कि इसकी वजह से घर जा रहा है। ये बात गलत है। सोहित, हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे दर्शकों के मन में ये सवाल होगा कि आप बताइए कि फिर मोहम्मद जावेद के परिवार की किस तरह से मदद की जा सकती है।
आपने जो दृश्य देखा उसके बाद आपने क्या किया, आप कहां कहां तक गए इनके मदद के लिए और क्या कुछ देखा उसके बारे में आगे बताइए। रवि जी देखिए, हमने देखा कि किस तरह के हालात हैं। मैं आपको पहले हालात बता देता हूं कि वहां पर क्या थे। टेम्पो वहां पर वहीं उसी तरह से पड़ी हुई थी। एक गाड़ी थी जिसने पीछे से टक्कर मारी थी। 2 लोग मजदूर वहां पर रो रहे थे। उनके भाई, उनके दूसरे रिश्तेदार अस्पताल में गए हुए थे। पहले उन्हें पास के ही एक अस्पताल में ले जाया गया था जो स्थानीय ग्रामीण अस्पताल था। हम वहां गए, वहां से पता चला कि उन्हें शाहपुर में ले जाया गया है दूसरे अस्पताल में। हम जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर पहले जो मजदूर हमने सुबह देखे थे उन्होंने हमें देखा, वो समझ गए कि उन्हें पता चल गया है इसलिए आए हैं, रोने लगे। हमने वहां के स्थानीय नेताओं से कहा, और कहीं ना कहीं मुझे नाम भी लेना चाहिए कि दौलत दरोड़ा वहां के जो स्थानीय विधायक हैं, उनसे जब फोन पर बातचीत की तब उन्होंने कुछ लोगों को वहां पर भेजा है जो अभी अस्पताल में वहां पर मौजूद हैं। मैं अस्पताल के अंदर गया, मैंने उनकी बीवी को देखा। वो आगे बैठी हुई थी, पहले भी मैंने देखा था, उस बच्चे को देखा था हमने। उस बीवी को सुलाया गया है, वो रो रही थी। उसका कहना है कि मैं क्या करूं, आप बताइए मैं क्या करूं। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरा इलाज नहीं हो सकता, मुझे मुंबई वापस ले जाया जा रहा है। मैं और मेरे बच्चे अकेले हैं, यहाँ पर मेरा कोई नहीं है। अगर मुझे उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए तो वहाँ पर मेरे परिवार वाले हैं, हम लोग साथ में रह सकते हैं। उस औरत को या उस माँ को मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। उस बच्चे से तो मुझे जो जानकारी मिल पाई है कि उस बच्चे को अब तक पता नहीं है कि उसके पिताजी की मौत हो चुकी है। बाकी लोग जो बाहर मजदूर बैठे हुए थे वो भी रो रहे हैं कि साहब हम क्या करें, हमारे पास जितना था वो खत्म हो चुका है। एक गाड़ी से साधन से सोचे थे हम जाएंगे, वो नहीं है, और यहाँ पर सामान सारा बिखरा हुआ है। और इस तरह से वो लोग अब वहीं पर अटके हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या किया जाना चाहिए। बहरहाल जो स्थानीय नेता हैं उनका कहना है कि वो खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे क्या? आप कितने दिन इन लोगों को खिलाएंगे, कितने दिन इन लोगों को रखेंगे? लेकिन उसके आगे क्या आप उस बच्चे को या उस माँ को कह सकते हैं कि आखिर क्या वजह रही है कि उनके जो परिवार वाले थे या जो उनके जो पिताजी थे वो अब नहीं रहे हैं, और अब उनका घर किस तरह से चलेगा? क्या इसके ऊपर कोई जवाब अब तक दे पाएगा? रवि जी हमारे साथ मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सोहित इतना हिल गए थे कि वो आना भी नहीं चाहते थे कि लाइव पे, पर हमने कहा कि ये भी एक जिम्मेदारी का हिस्सा है कि हम जाकर बताएं। और ये व्यवस्था के जो प्रश्न हैं जिसको प्रधानमंत्री मानव स्वभाव कह रहे हैं कि सारे लाखों लोग जो सड़क पे चल रहे हैं वो मानव स्वभाव के कारण चल रहे हैं, मतलब स्वभावों की भी इतनी क्रूर व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। रवीश रंजन शुक्ल हमारे साथ हैं जो यमुना एक्सप्रेस वे पे हैं। आप रवीश बात करके बताएं कि क्या ये लोग मानव स्वभाव के कारण गांव जा रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोग मानव स्वभाव के कारण घर जाना चाहता है। घर तो था ही इनके पास जहां ये रह रहे थे। जी देखिए रवि जी, मैं इस वक्त यमुना एक्सप्रेस वे पर मौजूद हूँ। ये राहुल यादव हैं, ये क्रांति हैं, करीब 200 किलोमीटर इसी वो रिक्शे से चल चुके हैं। और कभी जो है वो क्रांति रिक्शा चलाती हैं, कभी राहुल यादव रिक्शा चलाते हैं। हम यहीं से पूछें, क्रांति आप ये बताओ कि आप लोग, क्या ये मानव स्वभाव है कि आप लोग जो है अपने गांव की तरफ लौट रहे हो, या फिर आपकी मजबूरी है कोई? है मजबूरी है मेरी, तभी तो गांव के लिए लौट रहे हैं। अच्छा, क्या मजबूरी है? मजबूरी, कोई काम ही धंधा नहीं लग रहा, वहाँ पे रह के क्या करेंगे। तो आप यहाँ से 700 किलोमीटर इसी आप रिक्शे से जाओगे, अभी अंधेरा होने वाला है, तो कहाँ पर आप रुकोगे? आपके साथ एक छोटा सा बच्चा है। कहीं पे भी रुक जाएंगे, कहीं देख के। जब इतना पैदल चलाए तो रुक भी तो सकते कहीं पे भी। तो आप लोग वापस लौटोगे कि नहीं? अब नहीं लौटेंगे, थोड़ी ना वापस। क्यों नहीं, वापस नहीं लौटेंगे, गांव जाएंगे, गांव में कुछ भी हो वहीं पे रहेंगे। रवीश जी, ये पिछले 1.5 महीनों से जो है वो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर रहते हैं और सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं। जब देखा कि काम बंद हो गया है, 2 महीने से लगातार ये लोग एक टाइम के राशन के लिए, एक टाइम के खाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगते थे। कुछ इनके पास में था नहीं, तो आप देख सकते हैं कि इस ठेलिया में पूरी अपनी घर गृहस्थी का सामान पूरा रख कर, और अब ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बबीना जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है। कल से ये लोग चले हैं और अभी यमुना एक्सप्रेस वे पर हैं। यहाँ पर आज हमने देखा कि कड़ी धूप में क्रांति जो है वो रिक्शा चला रही थी और राहुल जो है वो रिक्शे को धक्का दे रहे थे। तो इस तरीके से पति और पत्नी मिलकर रिक्शा चलाते हुए बबीना की ओर जा रहे हैं जी। तो ये मानव स्वभाव तो कतई नहीं हो सकता है, ये तो एक बहुत बड़ी मजबूरी है
कि यमुना एक्सप्रेसवे पर आप देखिए दूर दूर तक आपको यहाँ पर पानी तक नहीं मिलेगा। अगर कोई प्यासा है तो यहाँ पानी नहीं मिल सकता है। ऐसे में अगर कोई ठेलिया से अपने घर की ओर जा रहा था तो ये मानव स्वभाव कैसे हो सकता है, इस पर तो इस बात पर भी हंसी आ रही है। जी मैं समझ सकता हूं रवीश, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने अगर ऐसी बात कही है तो उन्हें ये बात समझना चाहिए कि ये सत्ता का स्वभाव है कि तकलीफ में पड़े लोग उसे इस तरह से नजर आ रहे हैं। वो मानव स्वभाव नहीं है कि भूखे प्यासे अपने छोटे से बच्चे को लेकर कोई 1000-2000 किलोमीटर पैदल चले, ये मानव स्वभाव नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बहुत दुख हुआ कि खुद अपनी इस तरह से उनकी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि साधारण परिवार की रही है, अगर वो इस त्रासदी को तबाही को मानव स्वभाव कह रहे हैं तो बहुत दुख की बात है। उस पर आगे क्या बात की जाए। सोहित, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने कई लोगों से बात की होगी जो ट्रकों पर सवार हैं। मैं थोड़ा सा एक सेंस लेना चाह रहा था कि इनके साथ जो आर्थिक लूट हुई है वो कितना पैसा इनसे वसूला जा रहा है। इन ट्रकों को इजाजत है कि वो चल सकते हैं हाईवे पर, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, पर इनके लिए भी एक बिजनेस का मौका मिल गया। लेकिन जो मजदूर है वो एक ट्रक से यात्रा करने के लिए कितना पैसा गंवा रहा है। देखिए रवि जी, आज दिन भर में जितने लोगों से बात किया अभी भी आप देखेंगे कि लोगों का जाने का सिलसिला लगातार जारी है, लोग लगातार जा रहे हैं। ट्रकों की अगर बात करें तो लोगों ने जो जानकारी दी है 3 से 4,000, 4,500 सब लोग इसी तरह से देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। कई जगहों पर लूट इतनी है कि आपको यहाँ से उठा लिया जाता है। देखिए कल रात को मैंने करीबन 11:30 बजे मुझे जानकारी मिली थी कि लोग इसी तरह से रात को 11, 11:30 बजे ट्रक लेकर निकलते हैं। तो हमने एनडीटीवी इंडिया के लिए ही एक स्टोरी की थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से एक ट्रक में 60 लोगों को भरा गया है और जब 61वें आदमी को, एक और आदमी को उसमें भरा जा रहा था तो वो लोग चिल्लाने लग गए कि हम इतने लोगों को नहीं ले सकते हैं। तो उसके बाद हुआ ये कि जब वो ट्रक आगे बढ़ा तो जो जानकारी मिली वो ये है कि आगे बढ़ने के बाद उस ट्रक ड्राइवर ने और 7 से 8 लोगों को बिठा लिया, जहाँ पर एक आदमी को और बढ़ाने जाने की बात जब की जा रही थी और कहा गया कि जगह नहीं है, आगे आकर 7 से 8 लोगों को और बिठा लिया। अब मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद थे, जो नज़र नहीं आ रहे हैं फिलहाल। उन्होंने भी हमें जो कहा था वो ये कहा था कि कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से इन लोगों को लेके जाते हैं, आगे कहते कि आप उतर जाइए, नाकाबंदी है, आप आगे जाएंगे तो हम वापस आपको बस में ट्रक में चढ़ा लेंगे। लोग उतर जाते हैं क्योंकि पहले ही दे दिए होते हैं उन्होंने पैसा और ट्रक आगे से चला जाता है। तो कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं लोग लगातार इस तरफ भी अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई ट्रक आए जहां पर उनसे जो है बात की जाए या सही से जो उन्हें रकम लगाया जाए। 3 से 4,000 रुपए लोग दे रहे हैं लगातार जाने के लिए। हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। आप कहाँ पर जा रहे हैं? यूपी जा रहा हूँ। यूपी जा रहे हैं, कैसे ट्रक से जाने वाले? ट्रक से। कितना ले रहे हैं एक ट्रक वाले पैसा? 3,000 रुपये ले रहे। अच्छा, आपके पास पैसा था 3,000 रुपया? नहीं, पैसा तो कंपनी से मांग रहे थे लेकिन कंपनी वाला पैसा देने से इनकार कर दिया, फिर घर से पैसा मंगा के जा रहे हैं। घर से पैसा मंगाया है आपने? अच्छा, इससे पहले ऐसा कभी हुआ है कि आपको घर से पैसा मंगाना पड़ता? नहीं, इसके पहले घर से पैसा नहीं, घर पे पैसा लगाता था लेकिन आज पैसा मंगाना पड़ गया। आपका नाम क्या है? गोविंदा गुप्ता। गुप्ता जी, आपके ट्रक में और कितने लोग होंगे उसकी कोई जानकारी? नहीं, हमारे साथ में तो कोई नहीं है, बाकी सब लोग आ रहे लेकिन हैं। कितने लोग होंगे ट्रक में कुछ पता है? इस समय तो 30 आदमी को गिन चुके हैं। 30 आदमी अब तक हो चुके हैं। तो 30 आदमी अब तक हो चुके हैं। जिस तरीके से ये लगातार आ रहे हैं तो हम पता लगा रहे हैं। आपको सोहित ने एक तरह से दिखा भी दिया कि किस तरह से मजदूरों से 3,000 और 4,000 रुपए लिए जा रहे हैं। और आपको सोहित ने यह भी दिखा दिया कि किस तरह से ट्रकों में लोग लादे जा रहे हैं। हम एक छोटी सी बातचीत का हिस्सा दिखाना चाहते हैं जो रवीश ने रिकॉर्ड की है कि किस तरह से अब साइकिलें भी हाईवे पर बेची जाने लगी हैं पैदल चलते मजदूरों के पास, ताकि जो भी पैसा है उनके पास 3,000 4,000 रुपए मानव स्वभाव के कारण, जो पैदल चल रहे थे 2,000 किलोमीटर 1,200 किलोमीटर, वो मानव स्वभाव के कारण और 5,000 देकर साइकिल खरीद रहे हैं, मानव स्वभाव के कारण। मैं इस वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक इक्का दुक्का गाड़ियों के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये भी चना है, इसमें पानी भरा हुआ है इस चने में। अभी ये फूल जाएगा तो ये लोग इसी चने को खाएंगे, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर खाने पीने का कोई यहाँ पर आपको दुकान नहीं मिलेगी, कोई छोटी मोटी भी दुकान नहीं मिलेगी। तो इसी के चलते ये सारे लोग अपना इंतजाम करके यहाँ पर आए हुए हैं। ये साइकिल लिए सर जो है 4,000 की। 4,000 रुपए की साइकिल? 4,000 रुपए की साइकिल लिए हैं। कैसे?
सर गांव से पैसे मंगवाए 2000 भाई नहीं तो इसकी साइकिल की कीमत तो कम है ना सर कम है, लेकिन लॉकडाउन के चौरे जो है लोग रेट जो है इसका थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिए हैं। यानी साइकिल की भी काला बाजारी, मतलब मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाकर साइकिल के भी रेट बढ़ गए हैं। जो मानव स्वभाव है वो सत्ता का स्वभाव है और इन काला बाजारियों का स्वभाव है कि इस दौर में भी वो महंगी साइकिलें बेच रहे हैं। ये हालत है। हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे। हम समझते हैं कि सोहित ने आज जो देखा वो उससे उबरना एक रिपोर्टर के लिए मुश्किल होता है, पर हम ऐसी कहानियों से ही हमें गुजरना ही पड़ता है, इनका सामना करना ही पड़ता है। हम ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मध्य प्रदेश चलेंगे और वहाँ अनुराग द्वारी से बात करेंगे। लेकिन ये देखिए कि मानव स्वभाव के कारण ट्रक के नीचे मजदूर किन हालात में अपना खाना बनाकर खा रहे हैं। वो लिट्टी खा रहे हैं या अपना मानव स्वभाव खा रहे हैं, देख लीजिए। ये एक ट्रक के नीचे की जिंदगी है। ट्रक के नीचे थोड़ा सा शेड मिल गया है, एक यहाँ पे स्टोव जलाया है जिस पे बाटी पका रहे हैं, नमक है, नींबू है, अदरक है, कुछ थाल है, चाकू है, माचिस है। यही इनका सरमाया है, यही इनकी ज़िंदगी है। रेस्टोरेंट बंद हैं, होटल बंद हैं, लेकिन अगर खुले भी हों तो इनकी वो हैसियत नहीं है कि वो वहाँ जाके रुक सकेंगे या खाना खा सकेंगे। ये जो एक्सप्रेस वे है जो गाड़ियों के चलाने के लिए बनाया गया था, इस एक्सप्रेस वे पे ऐसा तकलीफ का समंदर उमड़ता हुआ भी आपको जगह जगह नजर आएगा। हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री ने 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बात की है। इसके बारे में सूत्रों के हवाले से अखिलेश शर्मा लगातार सूचनाएं भी भेज रहे हैं और उन्होंने लिखा है कि सूत्रों के हवाले से कि पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि हमारा तो प्रयास रहा है कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन लगता तो नहीं है कि शुरू पहले ही दिन से कि वो प्रयास था। होता तो आप खिलाते पिलाते, लेकिन मनुष्य का मन है, मनुष्य का मन है, उन्होंने कहा। तो अब इस तरह से अब क्या आगे बात की जाए। हम दिखा रहे हैं लगातार कि बाड़वानी के पास एक खबर हमने देखी कि एक गर्भवती महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया समय से पहले, 8 महीने के का ही गर्भ था उसका। वो बच्चा जन्म देने के 1 घंटे के बाद 160 किलोमीटर पैदल चली है। अब आप अपनी आसपास की माँओं को याद कीजिए। ऑपरेशन होता है, बच्चा होता है तो कितनी साफ सफाई और कितना दर्द होता है आप सोच नहीं सकते, आप जानते हैं। लेकिन सोचिए कि क्या उसका दर्द नहीं है। उसने कितनी तकलीफ उठाई होगी इतनी लंबी यात्रा करने के लिए, सड़क पर बच्चे को जन्म देने के बाद। कहाँ जाओगे? हाँ। कितना जाओगे? कितना कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। हाँ? यहीं रह जाओ हमारे साथ। और हमारे साथ अनुराग द्वारी हैं। अनुराग, आपने कल से आपकी रिपोर्ट में आपने कई गर्भवती महिलाओं के बारे में जानकारी दी है। मैं थोड़ा इनकी स्थिति के बारे में भी जानना चाहता हूं कि इनकी क्या अलग से दिक्कतें रही हैं और क्या वहां पर कोई मदद करने के लिए आया। हमने जयपुर में देखा था कि पुलिस अधिकारियों ने वहीं पे सड़क पे ही चादर का घेरा बनाया और एक बच्चे का जन्म भी हुआ, लेकिन क्या यहाँ पर इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं अनुराग? जी बिल्कुल रवि जी, ये नासिक के पास से ये लोग चले थे, 60 से 70 मजदूर थे और नासिक से 40-50 किलोमीटर दूर ही चले थे कि इनको प्रसव पीड़ा हुई और सड़क किनारे ही जो उनके साथ में और महिलाएं चल रही थी, इनको सतना आना है इन सारे मजदूरों को। उन्होंने आपस में जो साड़ी चादर थी उसके ये एक घेरा बनाकर वहीं पर उनका प्रसव उनको हुआ। और उसके बाद आप सोचिए कि जैसा आप भी अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि किस तरह अस्पताल, साफ सफाई, ये वो
सड़क पर बच्चा जना और उसके बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद वहां से चलने लगे। वहां से चलकर लगभग आप नासिक से जो सेंधवा की सीमा होगी 200-250 किलोमीटर से तो ज्यादा ही होगी, बीच में उनको कहीं कहीं शायद लिफ्ट मिला और उसके बाद वो सेंधवा आए हैं। वहां पर उनको क्वारंटीन किया गया। वहां पर आपने देखा होगा मध्य प्रदेश पुलिस की एक जो पुलिसकर्मी है वो उन बच्चों के साथ, उनके जो और बड़े बच्चे उनके साथ खेल रही है और वहां से फिर उनको क्वारंटीन में परिवार को ले जा करके और इस परिवार को ले जाया गया है जिला अस्पताल। जो जच्चा और बच्चा है उनको जिला अस्पताल ले गया है। एक और तस्वीर वहीं से आई, एक और महिला वो 8 महीने की गर्भवती है, वो भी चलते हुए आ रही है 8 महीने का गर्भ पेट में लेकर के। जब तमाम जगहों पर कहा जाता है सावधानी बरतनी चाहिए, आराम करिए, ये करिए वो करिए, ये लोग 600-700 किलोमीटर दूर चलकर आ रहे हैं अभी और इनको 300 और 400 किलोमीटर जाना है। लेकिन ये अच्छी बात हुई है कि वहां के एसडीएम से और तमाम आला अधिकारियों से हमारी बात हुई है। सरकार बस का प्रबंध कर रही है और उनके टेस्ट के नतीजे जब आ जाएंगे तो उम्मीद है कि बस से अब उनको सेंधवा बॉर्डर से सतना तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है जो इन मजदूरों के लिए हुई है। लेकिन बराबर आप देखिए कि कई सारी ऐसी तस्वीरें आ रही है महाराष्ट्र से कि अब लोग अपने जो ऑटो रिक्शा, क्योंकि आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र में, मुंबई में खास करके, यूपी और बिहार के बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो ऑटो और टैक्सी चलाते हैं, तो अपने ऑटो रिक्शा में बैठकर वहां से आए हैं राजगढ़ के पास। कल 5 लोग बैठे थे और उनके ऑटो का एक्सीडेंट हो गया। 5 लोगों की हालत में 2 की हालत गंभीर है, 3 थोड़े ठीक है और इनको वहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक और टेम्पो में भी आ रहे थे, उसको पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। तो लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। एक मैं देख रहा था, कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स है, उन्होंने अपनी एक रिसर्च की कि 378 लोगों की जब से लॉकडाउन हुई है तो या तो गरीबी में, मुफलिसी में, या फिर इस तरह सड़क पर चलते हुए जैसे ट्रेन हादसे हैं उसके रिकॉर्ड को भी उन्होंने लिया। जो 16 लोग मध्य प्रदेश के जिनकी मौत हो गई थी जालना में ट्रेन से कटकर, और बाकी के 6 लोगों की जिनकी मौत हुई है नरसिंहपुर में, जिनको यूपी जाना था, उनका ट्रक हैदराबाद से आम के ट्रक में वो छुप करके आए थे और उनका ट्रक पलट गया और उनकी मौत हो गई। 378 लोगों की मौत हो चुकी है। 74 ऐसे हैं जो सड़क पर ट्रेन हादसे में और इस तरह से उनकी मौत हुई है, गर्मी लगने से, लू लगने से, ऐसे भी वाकये हुए हैं यहाँ पर। रवीश जी, इन सब को कायदे से कोविड-19 की श्रेणी में गिना जाना चाहिए। ये दुख की बात है कि 40, 47, 48 दिन होने जा रहे हैं लेकिन अभी भी सब कुछ तदर्थ जैसा ही लग रहा है। जहां से शिकायत आ रही है वहां से कुछ थोड़ा बहुत कर दीजिए। ऐसा लगता है कि हमारी सरकार के भीतर भी लोगों की क्षमता जो 20 साल में सुखाई गई है उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। क्योंकि ट्वीट की गई तस्वीरों में हम मीटिंग करते हुए अफसर को तो देख रहे हैं पर नीचे लागू करने वाला अफसर, उसकी संख्या बहुत कम हो गई है, वो थक गया है। अगर सरकार की संस्था पहले से मजबूत होती तो शायद इस वक्त वो ज़्यादा बेहतर से संभाल रही होती। एक खबर आप लोगों को मिली होगी कि सरकार जो है वो 30% केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन काटने जा रही है। ये अफवाह है। आज वित्त मंत्रालय से लेकर केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह तक ने कहा है कि सैलरी किसी की नहीं कटने जा रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं दिल्ली में उन्हें 5,000 रुपए मिल रहे हैं। तो जिन मजदूरों को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, दोनों प्रकार के मजदूर हमसे संपर्क करें तो हम आगे भी दर्शकों को बताएंगे कि कुछ होता है या नहीं। लेकिन लौटेंगे तो रेलगाड़ी की बात करेंगे कि जो पैसेंजर ट्रेन चलने वाली है उसके भीतर किस तरह की सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। और अब हम चलेंगे परिमल के पास। आप जानते हैं कि रेलवे ने एक फैसला लिया है कि 30 गाड़ियां, यात्री गाड़ियां चलाई जा रही हैं और इनकी सारिणी भी जारी कर दी गई है। परिमल, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका टिकट कैसे मिलेगा। श्रमिक स्पेशल आपने बताया था कि इसके साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन ये जो यात्री गाड़ियां हैं ये किस श्रेणी की गाड़ियां हैं, किराया किस तरह का होगा और टिकट किस तरह से मिलेगा? क्योंकि अभी भी लोग मैसेज कर रहे हैं कि IRTC, वो जो रेलवे का जो टिकट वेबसाइट है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगी हैं। नहीं, टिकट को लेके अब भी दिक्कत है। करीब 2 घंटे बाद देरी से ये टिकट IRCTC पे बुक होना शुरू हुआ, लेकिन अब भी दिक्कत आ रही है लोगों को। कई सारी जगहों पे, अहमदाबाद, रांची की टिकट
नहीं बुक हो पा रही है, तो तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि रेलवे ने और ये तैयारी नहीं की होगी, क्योंकि 4 बजे का वक्त जो दिया था उसके समय के हिसाब से टिकट बुकिंग शुरू हो जानी चाहिए थी। जो किराया है वो राजधानी का किराया लिया जाएगा, लेकिन कैटरिंग चार्ज इसमें नहीं होगा, क्योंकि लोगों को खुद से खाना लेके जाना है, इसमें अपना चादर खुद से लेके जाना है। और ये भी कहा गया है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पानी हो गई, कुछ खाने की चीज़ें हो गई ड्राई, वो अंदर में मिलेगी, लेकिन वो इंक्लूड नहीं होगा टिकट में। और यहाँ पे साथ में एक चीज़ और है कि इन ट्रेनों में सिर्फ वही जर्नी कर पाएंगे जो इंटरनेट ऑपरेट करना जानते हैं, जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना जानते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है। और तमाम जो ट्रेनें हैं वो AC की तीनों क्लास की ट्रेनें हैं इसमें। और जिस सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर रेलवे दम भर रही थी श्रमिक स्पेशल ट्रेन के वक्त में, उस सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को वहाँ भी अब फॉलो नहीं किया जा रहा, क्योंकि ऑक्यूपेंसी वहाँ भी 100% कर दी गई है। और इन ट्रेनों में भी जो मिडिल बर्थ है उसमें कहीं से ये नहीं किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर ख्याल रखा जाएगा। हालांकि ये दलील जरूर है कि जब ट्रेन में आप दाखिल होंगे या किसी स्टेशन पे उतरेंगे तो वहाँ पे एंट्री और एग्जिट का पॉइंट अलग होगा, और ट्रेन में दाखिल होने के वक्त में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। परिमल, आप ये क्या बता रहे हैं? मैं आपसे एक बार रोककर फिर पूछना चाहता हूँ। अगर कोई जर्नी करता एक सेकंड परिमल, मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मजदूरों के लिए ट्रेन चली उसमें कहा गया कि 1200 लोग ही जा सकते हैं, और क्या आप ये कह रहे हैं कि यात्री ट्रेन जो चल रही है, जो नॉर्मल ट्रेन है जिसमें राजधानी का किराया लिया जाएगा, जिसमें इतना टाइम है इस क्राइसिस के टाइम में कि बिस्किट का अलग पैसा लेंगे, पानी का अलग पैसा लेंगे, इतनी बारीक योजनाएं बन रही हैं, पर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नहीं है? क्या सारी सीटों के टिकट बेचे जा रहे हैं? बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को श्रमिक ट्रेन में भी अब फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो नया जो आदेश आया है। और इस ट्रेन में भी हर एक बर्थ पे टिकट बुक किया जाएगा, हर एक बर्थ का टिकट बुक किया जाएगा। तो वही सवाल उठता है कि जो रेलवे श्रमिक स्पेशल के वक्त में कह रही थी कि हमने ऑक्यूपेंसी 75% ही रखा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, वही उसी रेलवे ने फिर से यह बदलाव श्रमिक स्पेशल में भी कर दिया। वहां भी तमाम जो 72 सीटें होती है एक बॉगी में, वहां पर भी टिकट कट रहा है। और ये जो ट्रेनें चल रही है राजधानी जिसमें किराया लिया जा रहा है स्पेशल ट्रेनों में, यहाँ भी तमाम बर्थ बुक होंगे, यानी कोई भी बर्थ बचेगा नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया कि कोई वेंडर नहीं चढ़ेगा, RPF के जवान मौजूद रहेंगे। ये दलीलें हैं, लेकिन जो कही जा रही थी बात है कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, वो मुमकिन हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मिडिल बर्थ पे भी लोग होंगे, हर बर्थ पे लोग होगा। और टिकट बुक होने को लेकर एक समस्या फिलहाल तो आ रही है, लेकिन जब लोग जर्नी करेंगे तो उसमें जब गैदरिंग होगी तो उसको लेकर कैसे निपटेगी रेलवे, वो समझ से परे है। भयानक बात है कि अब तक लोगों की तरफ से शौकिया लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा रहे थे, धज्जियां उड़ा रहे थे, देश से दूरी का, फिर शराब खरीदने के लिए उड़ाए, फिर सब्जी की मंडियों में उड़ाने लगे, फिर मजदूरों को मजबूर किया गया कि वो इस हालात में जाएं, देश से दूरी की धज्जियां उड़ती रहीं। अब रेलवे में देखिए, इतने दिनों के बाद किस वैज्ञानिक तथ्य के, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा था, ये वक्त है सारे फैसले वैज्ञानिक आधार पर लेने का। तो अगर आपका वैज्ञानिक आधार ये है कि देश से दूरी बनाकर रखनी है और इस पर चलते हुए आप एक रेलगाड़ी में सिर्फ 1200 मजदूरों के टिकट कटा रहे थे, तो 10 दिन में आपको ऐसा कौन सा विज्ञान मिल गया कि आपने यात्री गाड़ियों और श्रमिक स्पेशल के लिए देश से दूरी के सिद्धांत को गायब कर दिया? ये बता रहा है कि हम सब की जिंदगी से, कीमती जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। हम 40-45 दिनों के बाद ही इस संकट को फुटबॉल की तरह खेलने लगे। जिस तरह से लापरवाह हम 24 मार्च से पहले थे, उसी तरह से लापरवाह हम अब होने लगे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो पूजा से बात करेंगे, लेकिन चलते चलते सोमेश ने जो रायपुर छत्तीसगढ़ से तस्वीर भेजी है वो हम चाहते हैं आपको दिखा दें। तो ऐसे जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस में नहीं है, कोरोना तो फैल जाए, दिक्कत हो रहा है जी, फैलने का तो बहुत ही डर रहा है। तो ऐसे ही चले जाएंगे आप लोग? क्या करेंगे सर, मजबूरी, पैदल चल रहे हैं। तो हम लोग मुंबई से आ रहे हैं। इसी में साइकिल में? साइकिल से आ रहे, 7 दिन लग गया। कब निकले थे आप लोग? हम लोग 8 दिन लग गया है आने में। हाँ। मुंबई से आ रहा हूँ। तो ये साइकिल आपने नहीं ली थी? साइकिल नया लिया हूँ हम लोग 5000 में। 5000 में साइकिल लिया आपने? अब वापस आएंगे आप? अब तो चल जाएंगे। ट्रेन की व्यवस्था की है? नहीं की है। तो इसी में सवार होकर जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे आप लोग? झारखंड।
कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे सर, यही चाहेंगे हम। तो ये तो कैसे दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को? दिक्कत है सर। तो इसी में आप लोग अपने घर जाएंगे? आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7 और हमने आपको बताया कि अभी 4 मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से बातचीत में कहा है कि तालाबंदी बढ़ा दी जाए और अखिलेश शर्मा ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है हम चाहते थे जो जहां है वहीं रहे, लेकिन मनुष्य का मन कई फैसले बदलने पड़े। मनुष्य अपने मन से या स्वभाव से इस तरह से विस्थापित होकर लाखों की संख्या में मजदूर नहीं चला है। गांव जाने का मन, मनुष्य वाला मन उस मिडिल क्लास का भी है जो अपने घरों में है। उसके पास खाने पीने का इंतजाम था तो वो रह गया, लेकिन मजदूरों को इस तरह से मजबूर किया गया। वो मनुष्य का मन के कारण नहीं गया है। ये फोटो साफ हो जाना चाहिए। दूसरी बात, पूजा से हम जानना चाहते हैं कि ये पीपीई किट को लेकर रोज दावे किए जाते हैं कि इतना हो गया, लेकिन अब भी ये झगड़ा होता है। ये जो झगड़ा है नर्स और डॉक्टर का, वो क्या है पूजा? जी रवीश जी, देखिए मुंबई के हालांकि जो इसमें तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये स्टिंग वीडियो है जो कि पुणे से हमारे सामने आया है। वहां पर ये सुरक्षा किट का सवाल उठाया गया है। वैसे मुंबई में अभी देखिए तो नर्सेज का कहना है कि उन तक पीपीई किट पहुंच चुकी है, लेकिन राज्य में अभी ऐसे कुछ कोने हैं जहां पर सुरक्षा किट जो मुहैया कराई जानी चाहिए नर्सेज को, इन स्टाफ को जो सबसे पहले पॉजिटिव पेशेंट को अटेंड करते हैं नर्सिंग स्टाफ, उनके पास अभी ये मुश्किलें हैं। और ये हैरान करने वाला वीडियो है जो कि पुणे से सामने आया, जहां पर वो सिर्फ सुरक्षा किट की बात कर रही हैं और वहां पर जो डॉक्टर हैं जो फिलहाल संपर्क में ही नहीं है, उन्होंने अपना अस्पताल भी बंद कर दिया है। बुरा अस्पताल है ये पुणे का। जो सुरक्षा किट मांगने पर उनको आप शब्द कह रहे हैं, बहुत सारी गालियां भी है जो हम सुना नहीं सकते, उसको हमने म्यूट किया है। इसके अलावा मुंबई में हालात नर्सेज के कुछ अलग परेशान करने वाले हैं। वो है जो स्टूडेंट नर्सेज हैं, जिनको जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उनको भी ड्यूटी पे लगा दिया गया है और 8-8 घंटे की वो ड्यूटी कर रही हैं और सिर्फ स्टाइपेंड 540 रुपए उनको दिया जा रहा है। जबकि जो एसोसिएशन है, नर्सिंग एसोसिएशन, उनका कहना है कि बहुत सारे हजारों ऐसे नर्सेज हैं, क्वालिफाइड नर्सेज हैं, जिनको भर्ती नहीं किया जा रहा है और उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। हालांकि मैंने आज कोशिश भी की आपसे ये जानने की आखिर क्यों उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है, जो क्वालिफाइड नर्सेज हैं, अगर वैकेंसी है तो उनका कहना है कि हमारा जो अभी इसकी प्रक्रिया होती है भर्ती करने की, उतना वक्त नहीं है, इसलिए हमने कलेक्टर को बोल दिया है और वॉक इन हो रहा है। जो भर्ती होना चाहते हैं वो आ रहे हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। यानी कि ऐसे वक्त में आप देखिए बड़ी तादाद है जो कि क्वालिफाइड नर्सेज भी हैं और सरकार के हिसाब से कि वो शायद वॉकिंग के लिए राजी नहीं है। इस वजह से एक ये क्राइसिस है कि सिर्फ मुंबई शहर की बात करें तो 400 हेल्थ कर्मियों के, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी बताई जा रही है और इसी वजह से स्टूडेंट नर्सेज को रखा जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट नर्सेज का कहना है कि हम काम कर लेंगे, आप हमें ट्रेनिंग तो दीजिए। तो जो 3 दिन की इनको ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए, वो कुछ घंटों की ट्रेनिंग देकर ही इनको काम पर लगाया जा रहा है। इसलिए कैमरे के सामने आ नहीं सकती, काम की बात है, पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। तो ऐसे में बहुत सारी वीडियोज हैं जो हमारे पास आए हैं जहां वो उनकी आइडेंटिटी हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी कहानी बता रही हैं। बहुत सारी नर्सेज एक साथ 28 ऐसी नर्सेज हैं कि अस्पताल की जो पॉजिटिव हो गई थी हाल के दिनों में और उनका ये कहना था कि बीएमसी जो कोविड सेंटर है वहां पर उनके लिए व्यवस्था भी नहीं हुई है। कल की ही बात है, हमने हिंदुजा अस्पताल की तस्वीरें भी दिखाई थी, किस तरह से 80 के करीब जो नर्सेज हैं वो इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, आप हमें अस्पताल में हमारा ट्रीटमेंट करिए, ना कि बीएमसी भेजिए। लेकिन उनको बीएमसी भेजा जा रहा है ये कहते हुए कि हमारे पास बेड्स नहीं है, जबकि जो बाकी स्टाफ हैं उनका इलाज हो रहा है लेकिन नर्सेज का नहीं हो रहा है। तो नर्सेज की एक ऐसी व्यथा है जहां वो शुरुआत से ही परेशान है, कह भी नहीं पा रही है। क्योंकि अभी हाल ही में एक और बात मैं कह दूं, दर्शकों को बता दूं कि जो 20,000 से ज्यादा राज्य में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नर्सेज हैं, उनको पे कट उनका हुआ है। यानी कि 40,000 के करीब उनकी सैलरी थी, उनको 25,000 सैलरी मिली है। तो ये भी एक समस्या है जहाँ पे खुल के ये बात नहीं कर पा रही, लेकिन मोशन के जरिए लगातार ये आवाज उठाई जा रही है। रवि जी पूजा, जिस तरह से हमने एक पीपीई किट के सप्लायर से बात की और उनसे पूछा कि आपकी क्वालिटी कैसी है, तो उनका हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम GSM 19 की गुणवत्ता कपड़े की क्वालिटी होती है उसका पीपीई किट बनाते हैं और जितना भी जिसको चाहिए हम दे सकते हैं। फिर ये कमी क्यों है? कमी इसलिए है कि बोलने वाले कम पड़ गए, पूछने वाले कम पड़ गए और जो पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको जवाब मिल नहीं रहा है।
यही वजह है कि जिस चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए उस चीज़ की भी कमी बना दी गई है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त आप सवाल करें। डॉक्टरों को बहुत सारी कमियां अंदर वो देख रहे हैं, मगर सोचिए उनके जैसे प्रतिष्ठित लोगों का समूह, ताकतवर पैसे वालों का समूह बोल नहीं पा रहा है। वो चाहते हैं कि उनके बदले भी रवीश कुमार बोल दे। बोल दूंगा, मगर डॉक्टर साहब पहले आप बोलना शुरू कीजिए, फिर मैं बोलने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह से आप देख रहे थे देश की बात। ट्रेनों में जो इंतजाम है उससे मैं चिंतित हो गया हूं। यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, इसकी जगह रेलवे को अब लिख देना चाहिए यात्री अपनी जान की रक्षा स्वयं कर लें। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7 पूरे हफ्ते शुक्रवार तक रोज मिलूंगा इसी वक्त। नमस्कार।